क्या आप भी अपनी जिंदगी में हो रहे उतार चढ़ाव से परेशान हैं? जिंदगी की छोटी छोटी समस्याएं अब धीरे धीरे बड़ी बनती जा रही हैं। आप हर तरीके से इन समस्याओं को दूर करने के उपाय करके देख चुके हैं। समय की बर्बादी हो चुकी है, धन पानी की तरह आप बहा चुके हैं। अगर कुछ इसी तरह का आपके जीवन में भी घटित हुआ है, तो अब वक्त आ चुका है कि आपका जीवन अब सुखमय हो। अपने जीवन की कुछ मिनट आप आज हमें दीजिए, इस कार्यक्रम को देखिए और आपको कोई ना कोई एक ऐसा उपाय इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दिया जाएगा, कोई ना कोई एक मार्ग आपको बता दिया जाएगा जिस पर चलकर आप अपने जीवन की सभी तकलीफों को अलविदा कह पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस खास पेशकश में जिसका नाम है लाल किताब संहिता। हमेशा की तरह आज भी हमारे एक स्पेशल निवेदन पर, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से जाने माने ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष के महान ज्ञाता गौतम मोहन जी, आचार्य गौतम मोहन जी हमारे बीच हैं। तो आप इस सुनहरे मौके का एक बार फिर से फायदा उठा सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ है आपकी, कोई भी अनुभव है आपका, कोई भी धर्म संकट है, वो आप हमारे साथ बांटिए और एक सही मार्गदर्शन इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कीजिए। तो जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। बहुत से लोगों को अक्सर समझ में ही नहीं आता कि वो जीवन में क्या करें। अगर वो अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं तो अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों को आमंत्रित करते हैं, और अगर बुराई का मार्ग अपनाते हैं तो बहुत जगह हम लोगों ने सुना है कि बुराई पर चलकर आगे आपको परेशानियां आएंगी। आखिर किस तरीके से जीवन को सुख में बनाया जाए फिर? इसके लिए लाल किताब संहिता सबसे अच्छा मार्ग है जो हमें मार्गदर्शन करता है जी। किसी व्यक्ति के लिए शराब पीना बुरा है और किसी व्यक्ति के लिए अच्छा। किसी व्यक्ति के लिए सच्चाई की राह पर, शराफत की राह पर चलना अच्छा और किसी के लिए वही बुरा। तो ये जो जितने भी निर्णय हैं ऐसे आपको लेने हैं कि आपको शरीफ बन के जीना है या चालाक बन के जीना है। आपको किसी भी ऐसी तामसी चीज का प्रयोग करना है या नहीं करना, या और भी जो महत्वपूर्ण जो एक्टिविटीज है आपकी लाइफ की, उनको आप किस तरह से अपने जीवन में अमल में लाएं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। उस जन्म कुंडली का जो फलादेश है वो आपको एडवाइस करेगा कि क्या आपका मार्ग होना चाहिए जीवन के लिए, या क्या आप करें क्या ना करें। किसी के लिए दान देना शुभ है और किसी के लिए वही अशुभ हो जाता है। अर्थात जो उच्च ग्रह हैं उनका आप दान देंगे तो आपके लिए अशुभता बढ़ेगी, नीच के ग्रह हैं उनका दान नहीं देंगे तो अशुभता बढ़ेगी। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो आपको गाइड करती हैं लाल किताब संहिता के माध्यम से कि आप क्या करें और क्या ना करें, दान करें ना करें, आप शराफत का जीवन जिएं या ना जिएं, चालाकी से चलें या ना चलें, दूसरों का बुरा करें या भला करें। ये सब बातें, आप भलाई करते हैं आपको बुराई मिलती है क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग है। हाँ। यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु कहीं 7वें या 10वें में आ गया तो आप भलाई करेंगे, लोग आपको बुराई देंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा गया कि वो चालाकी से पेश आए, शराफत से पेश ना आए। इसी तरह और भी ऐसे बहुत सारे ग्रह योग है जिसमें आपको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, लाल किताब संहिता के अनुसार ही चलने में फायदा होगा। यदि आप उसके विरुद्ध चलेंगे तो आपको जीवन में हानि हो सकती है। वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज तक मैंने सुना था कि ग्रह जो हैं वो आपके व्यवहार को निर्धारित करते हैं, लेकिन अब हम अपने व्यवहार को लाल किताब संहिता के जरिए जानकर कि किस तरीके का हम व्यवहार अपने जीवन में अपनाएं, हम अब अपने ग्रहों की चाल को बदल सकते हैं, अपने जीवन की खुशियां जो हम पाना चाहते हैं उनको पा सकते हैं। तो लाल किताब संहिता इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल किताब संहिता में। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है, लुधियाना से जी। जन्म तारीख 5 अक्टूबर 1994। टाइम 5:15 शाम को। और प्लेस ऑफ बर्थ? लुधियाना। क्या जानना चाहते हैं आप? विदेश का योग है, पढ़ाई के लिए वो पूछना चाहते हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा। चलिए आपकी जन्म कुंडली पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं विदेश का कितना योग आपकी जन्म कुंडली लेकर आई है। आपका लगन का स्वामी गुरु है जो 8वें घर में बैठा हुआ है, विदेश जाने का आपका योग बन सकता है। शिक्षा का ग्रह आपका चंद्रमा है जो 7वें घर में बैठा हुआ है।
मैं समझता हूँ विदेश जा भी सकते हैं, आप शिक्षा भी वहां पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी है अशुभ ग्रहों का पहले इलाज करना। क्योंकि जो आपका लगन का ग्रह है, जो गुरु है, वो अष्टम भाव में है, वहां पर बुध और राहु पहले ही मंदे बैठे हुए हैं। चंद्रमा 7वें घर में बैठा हुआ, वो वहां पर सूर्य के साथ है। सूर्य, बुध और राहु तीनों ग्रह आप देख रहे हैं लाल रंग में। लाल रंग या पीले रंग के ग्रहों का मतलब है कि ये ग्रह आपके खराब हैं, अशुभ हैं, मंदे हैं और आपको बुरा फल दे रहे हैं। यदि अच्छा ग्रह बुरे ग्रहों के साथ बैठा हो तो उसका अच्छा फल खत्म कर देता है। तो यहां पर शिक्षा में यदि आपको शुभता चाहिए तो सूर्य का उपाय करना होगा। यदि विदेश जाना चाहते हो, वहां पे सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो बुध और राहु का उपाय करना होगा। तो बुध के लिए तो आपको स्टील का बेज और छल्ला धारण करना। राहु के लिए 4 किलो सिक्के के 8 टुकड़े नदी या नहर में 4 नारियल के साथ बहानी है और सूखे नारियल के साथ। और सूर्य के लिए तांबे के 7 चौरस टुकड़े लें और उसे खेती की जमीन में दबा दें। 3 ग्रहों के आप ये 3 उपाय करेंगे, लेकिन इनमें अंतर जरूर रखें। कम से कम 2-3 दिन का अंतर हर उपाय में आप अवश्य रखें। हो सके तो उपाय 40-43 दिन करें, यदि ना हो सके तो 40 दिन में कम से कम एक बार उपाय अवश्य करें। ऐसा करने से ये तीनों जो खराब ग्रह हैं आपके शुभ होंगे और इनके शुभ होने से आपका विदेश में शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन वो योग कब आपके लिए फलीभूत होगा, इसके लिए हमें देखना होगा आपका भाग्य प्रतिशत कि आने वाले वर्षों में आपका भाग्य कितना शुभ या अशुभ है। यदि आपका भाग्य जिन सालों में अच्छा होगा उनमें आपका योग बना सकता है, लेकिन जहां पर भाग्य कम हो वहां हमें लक्षचंद्र की सहायता लेनी चाहिए, वहां लाल किताब संहिता की सहायता लेनी चाहिए, तभी आपको इससे फायदा हो सकता है। यहां पर हम देख रहे हैं 2015 के अंदर आपका 100% भाग्य है। इससे पहले अर्थात 13 और 14 में आपका भाग्य ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, अर्थात 5% और 0% का भाग्य प्रतिशत लेकर आया है। यहां पर बिना उपायों के, बिना लाल किताब संहिता के उपायों के आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपना वास्तु भी ठीक करना होगा, आपको फेंगशुई के उपायों द्वारा भी अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, जेमस्टोन के उपाय भी करने होंगे, लाल किताब के उपाय भी करने होंगे। इतना सब कुछ आप करेंगे तब आपका कहीं भाग्य बढ़ेगा और फिर बढ़ने के बाद तब आपको आपकी इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त हो सकते हैं। तो दर्शकों, आप भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप हर तरह से अपने भाग्य को नहीं बढ़ाते, अशुभ ग्रहों के उपाय नहीं करते, तो आपका भी ऐसी स्थिति बन सकती है, आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं, आप भी लक्ष्य अपने प्राप्त नहीं करेंगे। क्योंकि भाग्य प्रतिशत एक तरफ से कम होगा, ग्रह खराब होंगे और लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन जो मंदे ग्रह हैं, जो अशुभ ग्रह हैं, वो आपके उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि वो उसके साथ बैठे होंगे, उसके रास्ते की बाधा बनेंगे। तो यदि आप भी इसी तरह लाल किताब संहिता की सहायता प्राप्त करते हैं तो आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, खुशियों भरी दिशा देना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुशियां शामिल करना चाहते हैं, एक संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं, तो लाल किताब संहिता आपके लिए है। इसे आप अभी ऑर्डर करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप ऑर्डर करेंगे उतने ही आप खुशियों के नजदीक पहुंचेंगे। आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। अगर यहां पर फोन नहीं लग पा रहा है और आप अपनी समस्या का निवारण भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं, यहां पर हमें कॉल कीजिए। यहां पर अगर आपका फोन नहीं लगा है, निराश होने की जरूरत नहीं, एक मेल आईडी है जिस पर आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, अपनी समस्या भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं, कोई सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर तो वो भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं। mohanestrology@gmail.com, mohanestrology@gmail.com, ये वो आईडी है जिसमें कि आपकी हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। और लाल किताब संहिता अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं जिसमें कि आपकी पूरी खुशियां छिपी हुई हैं, वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी आचार्य जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हाँ जी। आप अपना नाम हमें बताइए। जी, मुकुल शर्मा। जी, आपका सवाल अपने बारे में है? जी, मेरे बारे में है। तो आप अपनी डिटेल्स दीजिए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1969, जन्म का समय रात 10:10, ऋषिकेश। जी जी जनाब, मैं अपने पंडित जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। कोई भी काम करता हूँ लाभ नहीं होता है, मुझे लाभ बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कारण क्या है, जन्म कुंडली क्या कहती है, वर्ष कुंडली क्या कहती है, कौन से खराब ग्रह हैं, ये सब इस पे एक नजर डालते हैं। जी जी। जन्म कुंडली पर भाग्य तो आपका बहुत अच्छा है, 92% का भाग्य आप लेकर आए हैं, लेकिन केतु और राहु 2 ग्रह आपके खराब हैं। इसमें जो वर्तमान में आपके लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमें वहां देखना होगा कि वर्ष कुंडली आपकी क्या कहती है।
7 अक्टूबर 2012 को जो साल हुआ शुरू, इसमें आपका भाग्य है 15%, अर्थात भाग्य इस साल कम है। आप इस साल भी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आप खराब ग्रहों को उपाय नहीं करते। यहाँ पर बुध, केतु, राहु और शनि, ये 4 ग्रह आपके यहाँ खराब हैं। उन 4 ग्रहों का उपाय करना आपके लिए जरूरी है। राहु क्योंकि लगन में बैठा हुआ है, बुद्धि को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले हमें राहु को शुभ करना होगा यदि हमें भाग्य वृद्धि चाहिए। राहु के लिए रात को पानी से भरा हुआ बर्तन सिरहाने रखें, सुबह उसे कीकर के पेड़ पे डाल दें या किसी ऐसे पौधे पर डाल दें जिसमें उसकी अशुद्धता ना हो, या एक पवित्र पौधे पर किसी पर डाल दें। 400 ग्राम सिक्का लें, लेड लें, उसे चलते पानी में बहा दें। गेहूं, गुड़ और तांबे का दान मंदिर में दे दें या धर्म स्थान में दे दें। इससे आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका राहु शुभ होगा, और राहु शुभ होगा तो आपका यश, मान और कीर्ति इससे बढ़ेगा। दूसरा ग्रह आपका खराब है शनि। ये रोग कारक है एक तरह से। शनि छठे घर में काफी दिक्कत करता है स्वास्थ्य के प्रति। तांबे का छेद वाला पैसा आपको नदी में डालना होगा, और यदि बीमारी हो तो सरसों के तेल से भरा मिट्टी का बर्तन तालाब या दरिया में मिट्टी के नीचे आपको दबाना होगा। सरसों के तेल से भरा मिट्टी का बर्तन, अर्थात छोटी सी घड़ा ले लें या छोटा घड़ा ले लें। वो जो नदी या तालाब है उसके किनारे पर जो पानी है जिसके नीचे मिट्टी है, उस मिट्टी को खोद के उसके नीचे दबाना होगा और जिसके ऊपर पानी आ जाए। इस ढंग से आपको ये उपाय करना होगा तो शनि आपका शुभ होगा। मैंने आपको बताया राहु और शनि 2 ग्रह आपके शुभ मैंने किए। इसी तरह आपको बुध और केतु को भी शुभ करना होगा। इसके साथ आपको वास्तु, फेंग शुई, भाग्य रत्न के उपाय, इन सबको भी जोड़ना होगा। तो तब कहीं जाकर ये आपके 4 ग्रह शुभ होंगे। जब 4 ग्रह शुभ होंगे तब आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इतना ज्यादा विस्तृत विवरण देना क्योंकि एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से संभव नहीं हो पाता, इसलिए सुझाव है आप लाल किताब संहिता बनाएं। उसमें जन्म की कुंडली के उपाय, अपने वर्षफल के उपाय, जो जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली जोड़कर बनती हैं, और इसके साथ जो जोड़े हैं हमने वास्तु के उपाय, फेंग शुई के उपाय, भाग्यरत्नों के उपाय और लाल किताब के उपाय, ये सभी उपाय यदि आप सामूहिक रूप से करेंगे तो तब मैं समझता हूँ निश्चय ही आपके भाग्य की आपको शुभता प्राप्त होगी और आने वाले समय में आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल, जल्दी से लाल किताब संहिता आप मंगवाइए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठी हूँ और मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ, बल्कि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी अपने जीवन में खुशहाल रहें, आप सभी अपने जीवन में यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एक वो जो चेहरे की प्यारी सी मुस्कान है वो हर किसी को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है, हर किसी की जिंदगी में नए नए रंग भरती है। तो वो मुस्कुराहट आपकी यूं ही बरकरार रहे। छोटी सी भी परेशानी है अगर जीवन की, उसको बड़ी बनने तक इंतजार ना करें। जल्दी से लाल किताब संहिता ऑर्डर करें। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। यहां पर अगर आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने ज्योतिष आचार्य गौतम मोहन जी हैं जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां पर आते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में अगर आपका फोन नहीं लग पाता, बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं, आप आचार्य जी से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनका नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा है। आचार्य जी, बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि मैं इतनी पूजा करती हूँ, लोगों के लिए अच्छे कार्य भी करती हूँ और मंदिर जाता हूँ या फिर जाती हूँ, मतलब इतनी पूजा करने के बाद भी जीवन में इतने एक सार्थक प्रयास करने के बाद भी ना सफलता मिलती है ना सुख मिलता है। तो क्या ये जो लाल किताब संहिता है इसमें ये भी बताया गया है आपको किस देवता की पूजा करनी है, किस घड़ी में पूजा करनी है या फिर किस तरीके से पूजा करनी है? क्या हर पूजा हर इंसान के लिए कारगर हो सकती है? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं एक मंदिर में बिना किसी ज्योतिष ज्ञाता के पास गए हर इंसान जाता है। अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि पूजा करें तो किसकी करें और कैसे करें, दान करें, भलाई के काम करें या ना करें। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिन लोगों के जो ग्रह खराब हैं उनसे संबंधित जब वो कार्य करेंगे तो वो ग्रह और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले उन ग्रहों को शुभ कर लिया जाए। जैसे गुरु मंदा है और मंदे गुरु के समय आप पूजा पाठ, दान, भलाई आदि कार्य करते हैं तो गुरु और ज्यादा खराब असर करेगा, क्योंकि गुरु भाग्य का ग्रह माना गया, तो भाग्य और ज्यादा खराब होगा। गुरु छठे, 7वें और 10वें घर में जन्म कुंडली में मंदा कहलाता है। तो जिसकी कुंडली में भी गुरु छठे, 7वें या 10वें घर में है, वो यदि भलाई का काम करता तो उसको बुराई मिलती है। ज्यादा पूजा पाठ करेगा तो उतना ही ज्यादा दुखी हो जाएगा।
इसी तरह बुध की स्थिति देखें कि बुध यदि 12वें घर में होगा तो वहां पे नीच होगा। बुध के और भी कई घर मंदे हैं, यदि वो अपने मंदे घरों में है और वहां पर यदि ऐसा व्यक्ति अपनी बहन के साथ ज्यादा भलाई के काम करता है, व्यापार करता है, तो उसको नुकसान होगा। क्योंकि जिन जिन स्थानों पर जो ग्रह मंदा है, यदि उनके कार्य व्यक्ति करेगा तो उसमें हानि होगी बजाय कि लाभ के। तो जो ग्रह उच्च के हैं, नेक हैं, अच्छे घरों में स्थापित हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति उनसे संबंधित कार्य ना करके उसके विपरीत नेचर के कार्य करता है या उन ग्रहों के कार्य करता है कि जो ग्रह मंदे हैं या खराब स्थिति में बैठे हैं, तो उसको नुकसान होगा, उसका दिल दुखी होगा। वो यही सोचेगा कि कहीं भगवान ही नहीं है, मैं तो इतने भलाई के काम करता हूं और मेरे को बुराई मिलती है। तो इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी अपनी कुंडली का कसूर है, जो कुंडली अपने जन्म के समय लेकर आया। यदि उस कुंडली को बदल दिया जाए या वो कुंडली कुछ और होती तो वो नेचर उन कार्यों की कुछ और बन जाती। तो जो लोग गुरु दूसरे घर में लेकर आए हैं, गुरु चौथे घर में लेकर आए हैं, बुध छठे घर में लेके आए हैं, ऐसे व्यक्ति शेयर सट्टे लॉटरी आदि से फायदा कमाते हैं, उनको बिना मेहनत की लॉटरी निकल जाती है। तो इसमें भगवान क्या करेगा? मतलब जो एक काम दूसरों के लिए गलत है, हो सकता है वो आपके लिए ठीक हो, लेकिन ये पता लगेगा ग्रहों की चाल देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा छोटी छोटी खुशियां दस्तक देती रहें और कुछ नई चीजें जैसे कि गड़ा हुआ धन उनको मिल जाए, या फिर एकदम से बिना कुछ मेहनत किए बहुत सी चीजें उनको मिल जाए। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता भी है, जिसे हम चमत्कार का नाम देते हैं। तो लाल किताब संहिता जब एक इंसान बनवाता है, लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और चूंकि अब हमारे दर्शक हमें ईमेल भी कर सकते हैं mohan@gmail.com पर, तो बहुत सी ईमेल्स भी आई हैं हमारे पास। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या फिर सही समय का उनको अंदाजा नहीं है, तो क्या वो भी लाल किताब संहिता मंगवाकर उसका फायदा उठा सकते हैं? जिन लोगों के पास सही समय नहीं, अंदाजा है समय का, तो वहां पर उनकी कुंडली का एक रेक्टिफिकेशन होगा। उनके कुछ इवेंट्स को देखते हुए उनकी कुंडली को ठीक किया जाता है और फिर उसके हिसाब से लाल किताब संहिता को बनाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट हो। यदि आपको कहीं टाइम में डाउट नजर आता है तो हमें बता दें अवश्य कि इतने मिनट का प्लस माइनस है, और जीवन के 4-5 इवेंट्स भी लिख दें कि यदि शादी हुई तो कब हुई, संतान हुई तो कब हुई, किसी रिश्तेदार की कोई बीमारी या किसी की डेथ हुई तो कब हुई, या और भी ऐसी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है लाइफ के, उसके बारे में 4-5 इवेंट्स लिख दें और इसके साथ माता पिता का नाम, भाई बहनों का नाम ये लिख के दे दें। उससे हम जान पाएंगे कि कौन सा लगन आपका सही बनता है, जिसके आधार के ऊपर आपकी लाल किताब संहिता बननी चाहिए। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाल किताब संहिता में। नमस्कार जी, मैं सलीम बोल रहा हूँ जी। मुझे जरा थोड़ा सा बारे में पता करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे ये पूछना था कि थोड़ा सा इस टाइम थोड़ी परेशानी चल रही है। जन्म तारीख याद है आपको अपनी? हाँ बताइए, क्या जन्म तारीख? 21 अप्रैल। और सन? हमारा? हाँ, सन कौन सा है? सन हमारा 86। और समय क्या जन्म का? 12 बजे दोपहर का, रात का? रात का। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? थोड़ा सा आजकल परेशानी चल रही है काफी, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अच्छा। तो ये 3-4 साल से चल रहा है। वर्तमान में हम इस साल की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान का यदि भाग्य आपका ठीक होगा तो आपके लिए शुभ होगा। जन्म का समय तो आपका भाग्य 53% पर शुभ था, लेकिन इस समय आपका भाग्य 15% शुभता के साथ है। यहाँ पर सूर्य, राहु और चंद्रमा आपके 3 ग्रह खराब हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट की आपने बात की है, तो हमें सूर्य को सबसे पहले शुभ करना होगा, राहु को शुभ करना होगा। केसर का तिलक लगाएं, काले नीले कपड़े ना पहने। यदि आप काले नीले कपड़े पहनेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। भूरी भैंस की सेवा करें। इसके साथ दूसरे ग्रह का जो उपाय आपको करना है वो है राहु का। देसी खांड लें 400 ग्राम और नदी में बहा दें या उसको मंदिर में दे दें। इन 2 उपायों का आप करेंगे तो भाग्य भी ठीक रहेगा, एक्सीडेंट से भी बचाव आपका होगा और परेशानियां भी आपकी कम होगी। लेकिन एक ग्रह और बचा आपका, वो है चंद्रमा, जो मन का कारक ग्रह है। यदि वो आपका खराब होगा तो मन आपका परेशान रहेगा। उसके लिए
एक तो दूध आदि का दान मत करें, फ्री में दूध मत पिलाएं, पानी मत पिलाएं लोगों को। यदि ऐसा करेंगे तब भी आपको दिक्कत रहेगी। धर्म स्थान में जाकर सिर झुकाएं, और जरूरी है स्वास्थ्य के लिए आप दिन के समय में दूध पिए, रात के समय बिल्कुल दूध मत पिए। ऐसा करने से आपका, मैं समझता हूँ, भाग्य ठीक होगा, परेशानी आपकी दूर होगी और एक्सीडेंट से भी आपका बचाव होगा। हमारे साथ विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य गौतम मोहन जी हैं, जो कि खुद यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, आपकी समस्या सुन रहे हैं, उसका एक सही समाधान आपको दे रहे हैं। तो अगर कोई भी समस्या है, इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में अगर आपका फोन नहीं लग पा रहा है, निराश होने की जरूरत नहीं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप कॉपी पेन लीजिए और एक ईमेल आईडी नोट कीजिए, जिस पर आप कभी भी अपनी समस्या लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगर आप लाल किताब संहिता मंगवाना चाहते हैं, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ईमेल आईडी है mohanastrology@gmail.com। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे शादी में कितना जरूरी है, एक ही धर्म में जब शादी हो रही हो और वहां पर अगर तलाक हो गया है, सेपरेट हो गए हैं, तो तब कितना ज्यादा एक दूसरे के ग्रहों का असर होता है? नॉर्मली जो हमारे दिमाग में एक बात है वो है गुण मिलान की, कि हम गुण मिलान करते हैं। गुण जो मिलाए जाते हैं वो केवल दोनों लड़का और लड़की की चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए और चंद्रमा से जो निकले नक्षत्र और चरण के आधार के ऊपर हम गुण मिलान करते हैं। लेकिन शादी के लिए शुक्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। वो इसलिए कि शुक्र ही तो पति पत्नी का कारक ग्रह है, वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह तो वही है। उसको हमने कंसीडर नहीं किया या देखा नहीं। मंगल को हमने देख लिया कि मंगलिक योग बनता है, आयु को कम कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य देखेंगे सूर्य से, उसको हमने नहीं देखा। तो जो जन्म कुंडली जब हम मिलान करते हैं तो हमें केवल चंद्रमा या मंगल को नहीं देखना चाहिए, अर्थात केवल गुणों को नहीं मिलाना चाहिए और केवल मंगलिक योग नहीं देखना चाहिए, बल्कि सारी ग्रहों की स्थिति को हमें देखना चाहिए कि किन किन ग्रहों से क्या क्या योग बनते हैं। कहीं अल्पायु कुंडली तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के की कुंडली में सूर्य 11वें घर में है, क्योंकि यदि लड़के की कुंडली में सूर्य 11वें घर में होगा और ऐसा लड़का आप अपने घर में, वहां लड़की आपने दे दी, तो समझ लीजिए कि वहां बर्बादी है आपकी। तो ये बात ध्यान रखें कि एक विद्वान से कहीं ना कहीं परामर्श आप अवश्य लें। कुंडली मिलान जो आप करते हैं, नॉर्मली हम जन्म कुंडली के ऊपर आधारित कुंडली मिलान करते हैं। आपको नमांश कुंडली के ऊपर कुंडली मिलान करना चाहिए, क्योंकि कई बार अच्छे रिश्ते इसीलिए छूट जाते हैं कि जन्म कुंडली पर मिलान सही नहीं हुआ, पूरे गुण नहीं मिले और आपने उस रिश्ते को छोड़ दिया। लेकिन राशि मैत्री होने के कारण नमांश कुंडली के ऊपर आधारित जो मिलान होता है उसमें वहां गुण बढ़ जाते हैं और बढ़ने से वहां मिलान उत्तम हो जाता है। और फिर हमें यह भी पता लग जाता है कि जो अंदर बहुत ज्यादा गहराई में जाकर जो पता लगता है कि वास्तव में गुण कितने मिले। हम कई बार एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमने पहले जब शादी की हमने गुण नहीं मिलाए, जब गुण मिलाए तो सिर्फ 9 गुण मिले, तभी पति पत्नी का बहुत प्यार है, कहीं कोई ऐसा कड़वाहट नहीं है, तलाक नहीं हुआ, कभी कोई नाराज भी नहीं हुआ एक दूसरे से। तो जब गहराई में जाकर उसे नमांश कुंडली में जाकर उसका मिलान किया गया तो पता लगा वहां में तो 36 में से 30 से ऊपर गुण मिल रहे हैं। तो वहां हमें पता लग गया कारण क्या था उसका। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए या गुण कम मिलते हैं तो आप शादी कर दो। उसकी गहराई में जाकर पता लगाना चाहिए कि क्या कारण है जिस कारण से तलाक हुआ। इंडिया के अंदर तलाक की परसेंटेज इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुंडली मिलान करके ही आगे चलते हैं और मिलान हो तभी विवाह करते हैं, अदरवाइज हम कोशिश ही करते हैं कि वहां विवाह ना करें। अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।